इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त अमूमन आप स्वामी रामदेव के साथ योग के टिप्स लेते हैं। स्वामी रामदेव आपको स्वस्थ और निरोग रहने के फॉर्मूला बताते हैं। स्वामी रामदेव तो हमारे साथ होंगे, लेकिन आज बात कुछ और होगी, क्योंकि स्वामी रामदेव ने अब एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने योग गुरु के साथ साथ बिजनेस गुरु की भी अब संज्ञा और ये उपलब्धि हासिल कर ली है, और ये उनको मिल जानी चाहिए, क्योंकि स्वामी रामदेव की पतंजलि समूह की जो कंपनियां हैं वो अब 30,000 करोड़ के टर्नओवर को पार कर चुकी है। और ये सब कुछ कोरोना काल में। हमारे साथ खुद इस वक्त योग गुरु स्वामी रामदेव जी जुड़ रहे हैं। तो स्वामी जी अभी भी खैर अपने जो इस वक्त के जो उनके व्यूअर्स होते हैं उनके लिए शुरुआत वो अपनी योगासन से ही कर रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम सौरभ जी, आपको भी। और स्वास्थ्य और समृद्धि का ये अर्थ और परमार्थ का ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, और इसके मूल में योग है, कर्मयोग है। और योग और कर्मयोग का ये सारा बाय प्रोडक्ट है, जिसको लोग समृद्धि बोलते हैं, ऐश्वर्य बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। तो हेल्थ इसके मूल में है, और हमारा यही प्रयास है, पुरुषार्थ है हमारा इसी दिशा में कि आर्थिक और पारमार्थिक रूप से सब लोगों को आगे बढ़ाया जाए, और सबकी समृद्धि और सबकी सेवा के संकल्प के साथ ही जहां से हम चले थे, 2 आदमियों को मैंने योग सिखाया था सबसे पहले हरिद्वार में। आज दुनिया के 200 देशों के कम से कम 100-200 करोड़ लोग मुझे रोज या कभी कभी फॉलो करते हैं, और उनके जीवन में जो परिवर्तन आया उससे मुझे आत्मसंतोष है। और एक बात और कहता हूं बहुत प्रामाणिकता के साथ सौरभ भाई, जो काम करने में मुझे 2 दशक लगे, वो काम सवा साल में इंडिया टीवी से वैश्विक स्तर पर फैल गया। इसके लिए इंडिया टीवी का, रजत शर्मा जी का, रुति जी का, आप सबका, और जो मेरे साथ रोज सुबह सुबह पुरुषार्थ करते हैं, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और हुसैन भाई आदि का, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरा बहुत बहुत प्रणाम सौरभ भाई आपको। स्वामी जी, ये तो देखिए आपका पुरुषार्थ है, और आप ये ज्ञान लेकर के दुनिया भर में पहुंचे और हम उसका माध्यम बन पाए, तो ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इसमें हम अपना ये योगदान दे पाए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने दुनिया को योग सिखाया, आपने दुनिया को आयुर्वेद क्या है ये बताया, दुनिया वापस लौटी अपनी हमारी इस पुरातन विरासत पर, नहीं तो ये पता नहीं कहां चली जाती अगर आप जैसे लोग नहीं होते। आपका बहुत बड़ा योगदान है, कभी इसको कोई भूल नहीं पाएगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए, वो लोग जो MBA करने के लिए कोई वॉर्टन जाता है, कोई ऑक्सफोर्ड जा रहा है, हार्वर्ड जा रहा है, अब उनके लिए आप अपना कोई मैनेजमेंट स्कूल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? ये अगर कोरोना काल के अंदर कोई कंपनी 30,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर सकती है, तो फिर तो विदेशों से यहां आना चाहिए लोगों को आपसे सीखने के लिए। देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको बोला जाता है, जिसको प्रबंधन की भाषा में, मैनेजमेंट में या बिजनेस में जिसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट बोला जाता है, ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है, हमने जितना प्रॉमिस किया उससे ज़्यादा लोगों को डिलीवर किया। और अभी तो आप देखना, आने वाले 1-2 सालों में 0% डेट, 0% वर्किंग कैपिटल के साथ, और 2025 से लेकर के उससे भी कहीं अधिक के रिटर्न के साथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के संकल्प के साथ। वैसे बोले बाबा जी ये कहाँ से सीखा आपने? मैंने कहा मैंने कई लोगों से बातचीत की। मेरा मूल विषय तो योग शास्त्र और शब्द शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र और सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन। तो मेरे से बोला बाबा जी 0% वर्किंग कैपिटल, 0% जो है ये लोन, ये 0% इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे बड़ा काम कर सकते हैं? अरे मैंने कहा उधार में लो, नगद में बेचो, हो गया 0% इन्वेस्टमेंट, 0% वर्किंग कैपिटल। तो ये आप ठीक कह रहे हैं। थोड़े दिनों में जो इस पूरे प्रबंधन के मूल में जो हमारी प्राणभूत सत्ता है, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का भी अभिनंदन करते हैं। जी, और वो भी आपको बहुत प्रेम करते हैं सौरभ जी, वो भी मेरे साथ आ गए हैं। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग योग के साथ उद्योग की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, माने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी, रिसर्च के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी और IT के भी, ये तो हमने अपनी प्रेस में बताया नहीं था, वो तो आचार्य जी उसका भी खुलासा करेंगे।
आईटी में भी देश की बहुत बड़ी कंपनी हमने बना करके खड़ी कर दी। और आज पतंजलि का, रुचि सोया का जितना भी हमारा इंटरनल सिस्टम है वो सारा का सारा अपनी आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है। उसके बारे में भी आचार्य जी से मैं कहूंगा 2 शब्द जरूर बोलेंगे। तो ये जो पूरा प्रकल्प है सौरभ भाई, इसमें योग मूलक उद्योग तो है ही, और मैं तो देश के लोगों से आह्वान करता हूं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के पिताश्री एक चौकीदारी करती थी। मेरे जिस घर में मैंने जन्म लिया वहां 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन के ऊपर और पूरा परिवार का पालन पोषण चलता था। हमने ये पूरी जो यात्रा शून्य से आज जिस शिखर पर लोग देख रहे हैं, इसके पीछे एक ही था, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। अपना काम पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से करना है। तो जो अभी नहीं दिख रहा है वो भी बहुत कुछ पतंजलि में हो रहा है। पूज्य आचार्य जी 1 मिनट अपनी बात कह लें, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी जरूर जरूर। जी सरदेश स्वामी जी तो बता ही रहे हैं, पहले प्रतिदिन भी इंडिया टीवी के माध्यम से बताते हैं। मैं तो इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो सामने दिखता है वह तो दुनिया को दिखता है, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। वो पीछे का सिस्टम जितना आपका स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही फ्रंट वाला जो पार्ट है आपका वो बहुत सुंदर होता है। तो जैसे सरदेश स्वामी जी ने कहा कि जब जीएसटी लागू हो गया, जीएसटी लागू होने के बाद में जब पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, विभिन्न कंपनियों को कई चीज़ें हटनी शुरू, मतलब गड़बड़ा गया, तो पतंजलि में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा था। पर उसी समय पर हमने सोचा कि जो आईटी सोल्यूशन है वो हमको बेहतरीन बना करके हमको काम करना है। तो उस समय पर पूरी टीम को लगा करके एक तरह से हमने स्टार्टअप में आईटी कंपनी शुरू करी। आज पतंजलि के पास 9 पेटेंट हैं और पूरा जो इंटरनल सिस्टम है जो हमको छोड़ करके एसएपी बाकी सारी चीज़ें, सारी ईआरपी हो, पॉस हो या डीएमएस हो या फिर उसके अंदर और भी जितने भी हमको लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह हो, चाहे हमारा अभी ऑनलाइन सेल परचेज वाला सिस्टम हो, सभी चीज़ें हमारी इंटरनल हैं जो हमने बना करके काम किए। तो उसकी वजह से हमको आज सभी गतिविधियों को करने में सुविधा। ऑनलाइन पूरा स्टॉक है, ऑनलाइन पूरा सेल है, ऑनलाइन अभी अपने स्वदेशी समृद्धि कार्ड माने हमारी करीब जो है 100 से 200 करोड़, 100 से 150 करोड़ रुपए की सेल अभी हम लोग स्वदेशी समृद्धि कार्ड के माध्यम से करते हैं। उसको भी 1 करोड़ तक मेंबर बनाने का हमारा लक्ष्य जो करीब 20 लाख है। हमारा लक्ष्य आने वाले 2025 में, तो हम बोले ही नहीं पाए प्रेस में, कि हम करीब 1000 करोड़ रुपए की तो कंफर्म सेल पहले से ही कर ले। उसके लिए हमने एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाया है, स्वदेशी समृद्धि, 5 लाख रुपए तक का बीमा, और उसमें 10% से लेकर के पतंजलि के अलग अलग प्रोडक्ट्स पर 50% तक की छूट, और उसके माध्यम से बहुत बड़ा समूह हमारे साथ में जुड़ा है जो किसी कंपनी के पास स्ट्रेंथ नहीं। आज 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो हमें एक साथ इसमें ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है स्वामी जी, आपके प्रोडक्ट्स जो हैं दुनिया भर में विख्यात हैं और लोग उनका रोजाना अपने अलग अलग जीवन के आयामों में उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी पतंजलि की बात होती है तो मैं, और आपसे जब मैं बात कर रहा होता हूं तो हमेशा मैं वो बात कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि स्वामी रामदेव 30,000 करोड़ रुपए के मालिक हो गए, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि ये जो 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है इसका होता क्या है। क्योंकि लोगों के मन में धारणा आपको पता है क्या है कि भाई कोई कंपनी का मालिक होता है तो करोड़ों की तो उसकी तनख्वाह होती है, वो सारा पैसा उसी का हुआ। पतंजलि का पैसा कहां इस्तेमाल होता है ये लोगों को पता चलना चाहिए। देखो, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मेरे बगल में खड़े हैं सौरभ भाई। ये पतंजलि के एमडी हैं, रुचि सोया के चेयरमैन हैं, और मैं तो एक चलता फिरता फकीर हूँ, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी। आई एम वर्किंग 365 डेज, नो रेस्ट, नो हॉलीडे 45 सालों से। तो हमारा 2 शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, ये जो संस्कृति मूलक समृद्धि, अभ्युदय निश्रेष जिसको हमने बोला, जिसके लिए मैं प्रयोग किया कि आर्थिक और परमार्थिक की जो ये पूरी प्रगति, और इसमें पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ आएगा। 100% पतंजलि का प्रॉफिट केवल और केवल चैरिटी के लिए है, केवल और केवल परोपकार के लिए है। और हमने जो शेयर होल्डर्स के पास है, तो देखो शेयर होल्डर्स को तो उनका हिस्से का हम जो प्रॉफिट है वो डिलीवर कर ही रहे हैं, और उनको तो वो जो सामूहिक समृद्धि अब रुचि सोया में लोगों को इन्वेस्ट करने को मिलेगा। और यदि जरूरत पड़ी तो आगे पतंजलि के बारे में भी सोचा जाएगा कि उसको लिस्टिंग की दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जो भी पतंजलि के पास पैसा वो 100% चैरिटी के लिए है। और हमने
सौरभ भाई चैरिटी करके दिखाइए। बिल्कुल। योग का दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन पतंजलि योगपीठ बनाया, आप देख रहे हैं। आयुर्वेद का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर का, एजुकेशन का, छोटे 2-2.5 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चों को भगवत गीता के 18 अध्याय याद है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन। एक एक बच्चे को जिसकी 5-7 साल की उम्र, उनको 10-10, 15,000 सूत्र मंत्र, और उनको फिर इंग्लिश, स्पेनिश और मैड्रिन चाइनीज और अलग अलग फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाएं हम लोग सिखाते हैं। माने सनातन ज्ञान नूतन अनुसंधान के साथ गुरुकुल, आचार्य कुलम, विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, तो सारा का सारा हमारा ये पैसा हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, किसानों के उत्थान में 100% प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, अर्थ परमार्थ के लिए, समृद्धि सेवा के लिए, इसी के लिए पूरा पैसा है। स्वामी मैं बस स्वामी जी यही बात जो है एक बार फिर आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था ये सब पैसा देश का, व्यवसाय भी अगर किया जाता है, अगर कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकता है, तो वो भी केवल और केवल परमार्थ के लिए, केवल और केवल चैरिटी के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई आदमी स्वाध्याय करके मेहनत से अगर कोई एक इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है तो केवल पैसा अपने लिए कमाने के लिए कर रहा है। 2 उदाहरण इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। मेरे पास वो तस्वीर नहीं है, नहीं तो मैं भी दिखा देता। मेरे ख्याल से 15-20 साल पुरानी तस्वीर होगी। आप दोनों को लोग एक साइकिल पर चलते हुए देखते थे। एक साइकिल पर स्वामी रामदेव और बालकृष्ण चला करते थे। वो यात्रा वहां से यहां तक पहुंची है स्वामी जी। बालकृष्ण जी भी अगर कुछ कहना चाहें इस पे। निश्चित रूप से भाई देखो, ये इसमें अथक पुरुषार्थ तो है। श्रद्धेय स्वामी जी जितना पुरुषार्थ करते हैं, लोगों का साथ भी है, लोगों का विश्वास भी है, लोगों ने विश्वास भी किया, साथ भी दिया। इसके साथ साथ में जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में बुद्धि का प्रयोग, यानी योजनाबद्ध पुरुषार्थ बहुत सारे लोग करते हैं, पर उसमें परमात्मा की कृपा भी होती है, लोगों का विश्वास भी होता है। और हम पुरुषार्थ के अंदर बुद्धिमत्तापूर्ण पुरुषार्थ, आज आप इतने सारे प्रोडक्ट यहाँ सामने देख रहे हैं, इनको रिसर्च करने के लिए आज हम पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। कोई ये सोचे कि हम एक दिन में जो है ना बाबा रामदेव की कॉपी कर लें, वो संभव नहीं है। इसके पीछे जो 25 वर्ष लगाए गए हैं, यानी आज जो एक दिन की जो चमकती हुई पतंजलि आज दुनिया को दिखती हो, पर उस एक दिन की चमक के लिए न जाने कितनी अंधेरी रातें गुजारी होंगी, न जाने कितनी पीड़ा को सहा होगा, कितने दर्द को सहा होगा, न जाने कितने गर्मी सर्दी को सहा होगा। वह उस पर यदि हमारा ध्यान जाएगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि दुनिया के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो शॉर्टकट हो कि आप इमीडिएट प्राप्त कर सकते हैं। हर एक की प्रक्रिया है, विधा है, परंपरा है, कार्य करने का ढंग है। तो रिसर्च के लिए भी आज पतंजलि का इतना बड़ा एक रिसर्च सेंटर खड़ा है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज हमारे 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो इन साइंटिस्टों को लेकर के भी कि किस तरह का डायरेक्शन दिया जाएगा, किस तरह से उनको काम करना है, किस चीज़ के लिए उनको काम करना है, किस तरह से भी चाहते हैं। अब धीरे धीरे जब कोई चीज़ खड़ी होती है तो जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को शंका होती है, डाउट होता है। वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके साथ जुड़ना चाहे, काम करना चाहे। जब एक चीज़ खड़ी हो जाती है तब आपको बढ़िया प्रोफेशनल्स में मिलते हैं। जैसे आज पतंजलि के साथ दुनिया के बढ़िया से बढ़िया साइंटिस्ट जुड़ना चाहते हैं, और आज हमारे साइंटिस्ट के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उन लोगों को टीचिंग्स दे रहे हैं, हम लोग आज एजुकेट कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। तो वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आज पतंजलि के कार्यों से दुनिया स्वीकार करती है। देखिए, जो न मानने वाले लोग हैं, जिनको स्वीकार नहीं करना है, वो तो आप कुछ भी करिए, उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पर जो समझना चाहते हैं उनको बातें समझ में आने लगी है कि वास्तव में दुनिया ने जो काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, UNSDG के प्रोग्राम में हम जेनेवा में गए थे। हमने वहीं जा करके UNO के वहीं पर WHO में हमने कही, WHO ने एक प्रोग्राम शुरू किया था वर्ल्ड जो मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम कितना है दुनिया में। वो लोग 10 साल के अंदर 99 से शुरू होकर के 1999 से प्रोग्राम शुरू हुआ। 2010 में उन्होंने प्रोग्राम बंद किया। 3 वॉल्यूम उनकी किताब तैयार हुई कि सिर्फ इतना तैयार कर पाए कि पूरी धरती के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कितनी चिकित्सा विधाएं हैं जो बॉटनी वेस्ट पर आधारित हैं, जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धतियों को। वो आयुर्वेद की बात नहीं, आयुर्वेद तो उनमें 100 पद्धति में एक पद्धति है। तो पतंजलि ने उस प्रोग्राम को जो WHO ने छोड़ा था, स्टार्ट किया। पहली बार दुनिया में
कितने प्लांट्स हैं जो मेडिसिनली यूज किए जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी चेकलिस्ट बनाई, पूरी हमने उसकी ग्लोसरी बना ली। ग्लोसरी बना करके आज हम वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है आज तक जो अवेलेबल है वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया 74-76 के लगभग वॉल्यूम में अवेलेबल है दुनिया में। उससे बड़ा ग्रंथ का निर्माण यहाँ पर जो बहुत बड़ा काम है बालकृष्ण जी आचार्य जी, बहुत बड़ा काम है। और ये जो देखिए जो ग्रंथ बनाए जाते हैं ये तो केवल आज के लिए नहीं है ना, ये तो आने वाले जाने कितने सौ वर्षों तक सेवा करेंगे लोगों की। मैं आप दोनों की अनुमति से अब स्वामी जी आपसे मैं कुछ एक इस वक्त के कुछ जो सवाल चल रहे हैं ज्वलंत, वो भी उस पर भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि अब मौका ज्यादा मिलता नहीं है आपसे वो बातें करने का। तो एक दो चीजें पर आपकी राय चाहिए थी। पहले तो ये कि आप हरिद्वार में हैं, हरिद्वार आपकी कर्म भूमि है। अब हरिद्वार में कांवड़ यात्रा होती है हर साल, अब उसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, कांवड़ यात्रा हो ना हो। जो मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के वो भी थोड़े असमंजस में दिखाई दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखो, कांवड़ यात्रा को सौरभ भाई सीमित मात्रा में प्रतीकात्मक और वो भी कायदे कानून के अनुसार आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ अनुमति देनी चाहिए। किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। जब हमारे मीडिया हाउसेज, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और तमाम तरह के सारे एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल सकते हैं, तो हमारी रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी कायदे कानून में मर्यादा के साथ चले। यूँ लोगों का झुंड भीड़ उमड़ करके ना आए, यही मैं कहना चाहूँगा। और इसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आत्म संयम भी रखना चाहिए, लेकिन आत्मानुशासन के साथ शासन का डंडा भी रहना चाहिए। नहीं तो आपने देखा पूरे हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड में भी ऐसे झुंड के झुंड आएंगे, उससे तीसरी लहर का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सब काम मर्यादा के अनुरूप हो, आत्मसंयम कहीं नहीं टूटना चाहिए सौरभ भाई। देखिए 15 दिन में स्वामी जी 3 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं हरिद्वार में कांवड़ के दौरान। आप कह रहे हैं कि केवल इसको प्रतीकात्मक रखा जाए, मतलब करोड़ों की जगह ये संख्या हजारों में हो। हाँ, यही शुभ होगा इस समय। बाकी लोग घर में बैठे शिव भक्ति करें, घर में बैठे अपनी शिव आराधना करें, उपासना करें, उपवास करें, साधना तपस्या करें सौरभ भाई, क्योंकि हमारे लिए जान सबसे बड़ी है और देश सबसे बड़ा है। किसी भी कीमत पर देश, धर्म और संस्कृति बदनाम नहीं होनी चाहिए। उसमें दिक्कत ये होती है ना स्वामी जी की, अभी देखिए कई राज्य जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं कांवड़ लेकर के। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं तो मुझे मालूम है। लेकिन अब अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुमति दे रखी है तो अब आप किसी को रोक तो पाएंगे नहीं। वहां तो लाखों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और वो तो अपना कांवड़ लेकर के चल पड़ेंगे। अब ये तो तय उत्तराखंड की सरकार को करना है कि हम अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ, निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार भी संवेदनशील है। आदरणीय हमारे धामी जी भी, योगी जी भी सब इस बारे में संवेदनशीलता के साथ ही विचार करेंगे। और ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, यह विशेष रूप से एक हमारा धार्मिक आध्यात्मिक पर्व है और उसकी मर्यादा आज देखा हमने कोरोना काल में मंदिरों में 5-5, 10-10 लोगों की भी अनुमति दी गई तो लोगों ने उसको माना और आत्मानुशासन रखा। अभी क्योंकि कोरोना काफी जो है कम हो चुका है, बादल छट चुके हैं संकट के, तो लोग थोड़े से जो है बेकाबू से हो जाते हैं, आत्मनियंत्रण खो देते हैं। वो नहीं खोना चाहिए और हमें अपने आत्म धर्म के साथ, अपने अध्यात्म धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का ध्यान रखना चाहिए। यही आह्वान करूंगा मैं सबसे सौरभ भाई। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात की आचार्य जी, और ऐसा ही होना भी चाहिए। जब जगन्नाथ यात्रा आप देखिए, इतनी बड़ी यात्रा होती है, वो भी ऐसी प्रतीकात्मक की गई है। तो स्वामी रामदेव जी का भी ये कहना है कि बड़े संयम के साथ, श्रद्धा तो रहे लेकिन संयम के साथ एक कांवड़ यात्रा प्रतीकात्मक रूप पर की जाए। एक और विषय स्वामी जी, उसको लेकर के बड़ी आजकल राजनीति हो रही है, वो है कि जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, वो अब कुछ जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना चाहते हैं। असम में ऐसा कानून लाया जा रहा है। इसको भी एक धार्मिक रंग दिया जाता है कि जैसे ये केवल एक मुस्लिम वर्ग को कंट्रोल करने के लिए, उनकी आबादी ना बढ़े, इसीलिए ये कानून लाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय? देखो सौरभ भाई, जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए, ये तो हर एक विवेकशील व्यक्ति सहमत होगा। आज हम ऑस्ट्रिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, ब्राजील को देखें,
पूरा यूरोप के कंट्रीज हमने देखे हैं, मैं तो गया हूँ सब जगह, और अमेरिका से लेकर के और कनाडा तक। अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की आप ज़मीन देखेंगे, भूभाग देखेंगे तो वो है भारत से 2 से 3 गुना, और आबादी 2-3 करोड़, किसी की 5-10 करोड़। और अमेरिका जैसा जो देश है या ब्राज़ील जैसे देश है, तो वहाँ सारी दुनिया की आबादी, माने इन बड़े देश जो हमने बताए उन सब की आबादी कुल भारत की आबादी से कम है। 3 से 30 करोड़ तक की में पूरे इन बड़े बड़े देशों की आबादी सिमट जाती है अमेरिका से। हमारे यहाँ पर उनसे 3 गुना कम जमीन, बिल्कुल, और एक उनसे 5-5 गुना, 20-20 गुना, 30-30 गुना, 50-50 गुना ज्यादा आबादी। ये तो हद होती है किसी भी चीज की। जमीन आप बढ़ा नहीं सकते, संसाधन, एयरपोर्ट्स, आप एजुकेशन, हॉस्पिटल, कितना बढ़ा पाएंगे आप? कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, और 5 लाख को दे देंगे। हम करोड़ों लोगों को योग करवा करके आयुर्वेद की ये रिसर्च एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देखिए कितने लोगों को हम ठीक कर पाएंगे। इसलिए आबादी सीमित संख्या में ही रहनी चाहिए, ये निर्विवादित सत्य। अब इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं, लोगों को एजुकेशन दें, लोगों को समृद्धि दें, क्योंकि गरीबी और अशिक्षा से भी आबादी बढ़ती है। दूसरी बात जो है, इसके लिए अलग अलग प्रकार के जागरूकता अभियान चले, मैं उससे सहमत हूं। लोग आत्मसंयम बरते, मैं सहमत हूं, लेकिन आत्मशासन के बिना शासन भी जरूरी है। कुछ लोग सोचते ही नहीं, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा कर लेते हैं, और ये किसी मजहब से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। मैं वापस कहूंगा, यह राजनीतिक टॉपिक नहीं है, यह नितांत रूप से राष्ट्र हित का मुद्दा है, राष्ट्र के भविष्य का मुद्दा है। आज हमने ध्यान नहीं दिया तो आजादी के वक्त कितनी आबादी थी हमारी? आजादी के थोड़े दिन पहले तक हमारी आबादी मात्र 30 करोड़ थी। 30 से हम 60 करोड़ हुए, 60 से आज 135 करोड़, और आज न रुका तो हम 200 करोड़ में पहुंच जाएंगे। कैसे हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे? एक देश के नागरिक का गौरव तभी देश के नागरिक को मिलता है जब वो राष्ट्र साधन संपन्न होता है, शक्ति संपन्न। मुझे लगता है आपका संदेश जो है, और जिस भावना और शब्दों में आपने कहा है, ये पहुंचेगा और लोगों के दिलों तक पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि जो भी सरकारें कोशिश कर रही हैं इस दिशा में, उनका साथ देना चाहिए, उनको बल मिलेगा आपके इन वचनों से। और मैं एक बार फिर आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आचार्य जी को भी, स्वामी जी आपको भी। ये इतना पतंजलि समूह को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और उसके जरिए जनसेवा करने के लिए आपने जो मार्गदर्शन किया और जो उदाहरण पेश किया है, ये सब लोग, पूरा हिंदुस्तान आपका याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव जी का और आचार्य बालकृष्ण जी का। बहुत बहुत प्रणाम सौरभ भाई, आपको भी और पूरे इंडिया टीवी परिवार सहित करोड़ों करोड़ों उन दर्शकों को जो हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, और वो सब योग कर्मयोग के पथ पर, स्वदेशी के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो हम देश को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। नमस्ते, प्रणाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत नमस्कार। स्वामी रामदेव ने बिजनेस में कामयाबी के मंत्र आपको बताए। उन्होंने बताया कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर उनकी क्या राय है। और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टीवी पर लाइव होंगे, टोक्यो जाने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का खिलाड़ियों को जीत का मंत्र जरूर देखिए, आपसे थोड़ी देर के बाद शाम 5 बजे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।